चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अभी 16th ग्रुप जो कि आपके 12th के पार्ट में लिया हुआ है। 16 ग्रुप एलिमेंट्स पी ब्लॉक देख रहे हैं हम, तो उसमें ये है 16 ग्रुप एलिमेंट्स। 16 ग्रुप एलिमेंट्स में आपको तो याद होगा कौन कौन आते हैं, हमने शॉर्टकट उसका देखा था। ओ स्टाइल से टेल पॉलिश, याद है आपको? अरे याद है कि नहीं है? ओ स्टाइल से, स्टाइल मतलब सल्फर ना अपना, से मतलब सेलेनियम, टेल मतलब टेल्यूरियम, पॉलिश मतलब पोलोनियम। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, याद है क्या? हाँ, अरे याद है कि नहीं है? 15 ग्रुप तो लर्न कर लिए सबने। क्या था वो? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो वो कंटिन्यू पढ़ने से लर्न होगा, ये भी लर्न हो जाएंगे आपको। लेकिन अभी शुरुआत के लिए ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ये अपना बनाया हुआ नहीं है, रेडीमेड मिल गया, नेट पे था, आपको बता दिया मैंने। जो भी अपने को रेडीमेड चीज मिली तो ले लेना उसको, अपने को आसानी हो जाती, मेहनत कम लगती। बराबर है कि नहीं है? ओके। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है, ये इनके नेम्स है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जैसे हमने 15 ग्रुप एलिमेंट्स को स्टडी किया, वैसे ही यहां पर हम इसका स्टडी करेंगे। तो सिंपल सा जो अकरेंस है इसको देखा कर जाए तो नेचर में ये जो हमको मिलते हैं, तो ऑक्सीजन तो हमको बहुत सारे ऑक्साइड्स के अंदर मिलते हैं, बहुत सिंपल है, आपको पता है। और अर्थ क्रस्ट का ये 46.5% होता है, बहुत ज्यादा है ना, अबंडेंट है। अर्थ क्रस्ट में ये बहुत ज्यादा मिलता है, और मोर देन 20% एयर में मिलता है, 21% जिसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट। पता है ना आपको ऑक्सीजन? तो ये ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में इतना मिलता है अपने को, और अप्रोक्सीमेट 21% अपने को कहाँ मिलता है? ये एयर के अंदर। ये ऑक्सीजन का अकरेंस है। ओके, और ऑक्साइड, ये जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। वैसे ही सल्फर, सल्फर भी बहुत ही नोन है। वैसे तो ये 0.03% मिलता है अपने को, लेकिन बहुत ज्यादा जो कंपाउंड्स है, बहुत सारे डे टू डे लाइफ में, जैसे आपने नाम सुना होगा जिप्सम। जिप्सम पता है ना आपको? जिससे बहुत सारे ये बनते हैं स्टैच्यूज वगैरह, दिखने में चूने की तरह होता है, ठीक है। तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम, जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ये है जिप्सम। वैसे इप्सम भी होता है, इप्सम सेम वैसे ही दिखता है, ठीक है। ये सीमेंट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं जिप्सम, इप्सम, ठीक है। इप्सम क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है 7H2O। वैसे ही बैरिट या बैरिटी बोलते हैं इसको, ये होता है बेरियम सल्फेट। ओके, तो ये सल्फेट्स के फॉर्म में भी मिलते हैं अपने को सल्फर, और दूसरे ये सल्फाइड के फॉर्म में भी मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा ZnS, जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको, जिंक ब्लेंड। ओके, ऐसे बहुत सारे अदर एलिमेंट्स में भी ये, जैसे PbS भी होता है, आपने ये भी नाम सुना होगा, गैलिना। तो ये इस फॉर्म में होते हैं, और जनरली सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये इस फॉर्म में मिलते हैं हमको, सेलेनाइड, सेलिनाइड्स, डायरेक्ट मेटालिक फॉर्म जिस तरह से होता है, टेल्यूराइड कहा जाता है इनको। ओके, जिस तरह आपने 15 ग्रुप में देखा, स्टार्टिंग के दो मेंबर क्या थे? नॉन मेटल्स। तो ये भी कौन है? नॉन मेटल्स। और दो क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स। और लास्ट वाला क्या था वहां पर? मेटल। तो ये भी क्या है? मेटल। तकरीबन सेम नेचर शो करेगा 15 ग्रुप एलिमेंट्स की तरह, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स एंड मेटल। ओके, ठीक है। इनको अगर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, इनका कंपैरिजन, तो एक्चुअली जो अपना बोर्ड बुक है, स्टेट बुक, उसने क्या किया, साथ साथ कंपेयर करते हुए लिया है, लेकिन बहुत मिक्स कर दिया उसने। तो एनसीईआरटी में बहुत सिस्टमेटिक स्टडी होता है, ठीक है।
अपने बोर्ड बुक में कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं और कुछ ये वाले पॉइंट्स में उसने क्या किया, 16, 17, 18 सबका एक साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबके प्रॉपर्टीज एक साथ, तो किसका किधर क्या है समझ में नहीं आता है, ऑर्डर गड़बड़ी होती है। तो इसलिए हम उसको सेपरेट पहले 16 ग्रुप को हम देखते हैं, 17 को नहीं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर 16 ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं, यानी जिसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो ये टॉप टू बॉटम आ रहा है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन अगर हम देखेंगे यहां से, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, देन यस कौन है, टेल्यूरियम, देन पोलोनियम। ओके, एटॉमिक नंबर्स 15 ग्रुप एलिमेंट्स के आपने देखा था, लर्न किया था। नाइट्रोजन का कितना था, 7, उसके नीचे कौन था, फॉस्फोरस, कितना था, 15, उसके बाद कौन था, आर्सेनिक, कितना था, याद है, आर्सेनिक। तो फिर से वापस अपने को पूरा इधर से आना पड़ेगा, हैलोजन फैमिली से रिटर्न, लर्न नहीं किया आप लोगों ने उसको। ये तो कौन था, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टाटाइन, कितना था, 9, यस, 9 के बाद 17, 35, 53 और ये कितना था, 85। ओके, रिवर्स आए थे हम तो इधर से हम इजीली आ सकते हैं, 8, 16, ये तो 2 लर्न है अपने को, देन 34, 52 एंड 84। इधर आर्सेनिक और कौन था नीचे, आर्सेनिक के बाद कौन है, एंटीमनी, कितना है, 32, सॉरी 51 और बिस्मथ 83। ओके, तो ये है अपनी ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो ऑर्डर जितने हमने पढ़े थे, यानी ट्रेंड्स जिसको हम कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज। एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज डेफिनेटली ऊपर से नीचे जा रहे, शेल नंबर बढ़ रहे हैं ना, ये कौन से शेल में होता है, n इज इक्वल टू, ये कौन से शेल में, शेल मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी पीरियड नंबर, कितना है इसका, 2, देन 3, 4, 5, 6 और आगे जाएगा 7। तो यहां पर शेल नंबर बढ़ रहे हैं, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो शेल बढ़ते हैं, मतलब एटॉमिक साइज क्या होने वाला है, डेफिनेटली तो ऑक्सीजन से बड़ा है, सल्फर से बड़ा है, सेलेनियम से बड़ा है, टेल्यूरियम से बड़ा है, पोलोनियम। एटॉमिक साइज एज वेल एज आयोनिक साइजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, और ये तो अपने को पता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ठीक है। ओके, चलिए एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं डेल्टा आई एच। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेटली, इससे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 3, ये याद रखना आसान था ना, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। इसमें थोड़ा सा ऑड है, 3.5, उसके बाद 2.6, ये लर्न है अपने को दोनों, अरे लर्न है ना, ये यहां से एकदम चेंज हो जाता है, यहां पर ये 2 देता है, 2.1 समथिंग, ये भी 2 के आसपास देता है, और ये 1.7, थोड़ा अलग है। ओके, लेकिन याद रहेगा, कुछ मुश्किल नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट, सॉरी टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं ऑक्सीजन से तो पोलोनियम तक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम होना भी चाहिए ना। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट नेगेटिविटी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम कम होती है। ओके, तो डेफिनेटली साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां से निकालना आसान है, इलेक्ट्रॉन क्या डिफिकल्ट है, अरे बोलो ना,
डिफिकल्ट है। ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए इसको एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन उससे कम होते जाएगा, आगे बढ़ेंगे हम, कम कम होते जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिफिकल्ट है, इसको बाहर निकालना इलेक्ट्रॉन को। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट लूजली हेल्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम। किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि साइज कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए एनर्जी ज्यादा। वैल्यूज लर्न नहीं करना है आपको, लेकिन ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी जिसको हम कैसे बताते हैं, डेल्टा ईजी एच। डेल्टा ईजी एच में थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कि सल्फर पहले है और ऑक्सीजन बाद में है, बाद में फिर ऑर्डर सेम रहेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, तो मैंने कहा इट मे बी प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या लिया जाता है इसको, माइनस में, क्योंकि एनर्जी यहां पर क्या होती है, रिलीज। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, एनर्जी देना पड़ता है ना। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जब अंदर इंटर होता है तो एनर्जी बाहर, ठीक है। किसको, नोबल गैस एलिमेंट को छोड़ देते हो, क्योंकि वो स्टेबल है ना, स्टेबल वालों को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो अपने को जबरदस्ती देना है, जबरदस्ती देना है तो हीट देना पड़ता है उनको, समझेगा आपको। लेकिन जनरल केस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी में गैसियस एटम में इंटर होता है तो एनर्जी बाहर निकलती, यानी अपन उसको रिलीज हुई बोलते हैं, एनर्जी माइनस में बताते ना, याद है कि नहीं आपको। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब बाहर निकलेंगी। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका होता है, माइनस में उसका बड़ा नंबर आता है, मतलब अच्छा, ठीक है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसका होता है जिसका निगेटिविटी ज्यादा है, समझा आपको, और एटॉमिक साइज कम है, मतलब नियर है इलेक्ट्रॉन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो नजदीक है ना, साइज कम है तो आउटर इलेक्ट्रॉन नजदीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आ जाएगा इसी आसानी से एनर्जी बाहर। साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन को अंदर इंटर होना क्या है, डिफिकल्ट है, और निगेटिविटी भी कम है, न्यूक्लियस भी दूर है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है जहाँ निगेटिविटी कम और साइज ज्यादा है। तो समझा आपको, जहाँ निगेटिविटी ज्यादा है, साइज कम है, इलेक्ट्रॉन इजीली इंटर होता है। लेकिन आप बोलेंगे फिर ऑक्सीजन क्यों पीछे चला गया, वो तो पहले आना चाहिए था, उसकी निगेटिविटी सबसे ज्यादा है और साइज भी छोटा है। वहां प्रॉब्लम ये है कि वहां पर स्पेस अवेलेबल नहीं है, समझा आपको। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, नो एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल, समझा आपको। तो इलेक्ट्रॉन आने के लिए तो तैयार है, ये बेचारा वेलकम भी कर रहा पूरी शिद्दत के साथ में, लेकिन मसला ये है कि घर में जगह ही नहीं है, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन दरवाजे पे बैठा रहेगा। और समझा क्या, अरे बोलो ना। तो इसलिए यहां पर ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और कौन सी हमने प्रॉपर्टी देखा था, थर्मल स्टेबिलिटी, याद है आपको, थर्मल। लेकिन वो हाइड्राइड्स का देखा था हमने, यहां पर नहीं देखा ना उसको, नहीं देखा ना इसको। ओके, डायरेक्ट एलिमेंट्स में और कौन सी प्रॉपर्टी देखे थे हमने, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यस। तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ये तो सिंपल पॉइंट था, देखा ना हमने। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम, एरिया बढ़ेगा, वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा, वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा, उनको सेपरेट करना मुश्किल, समझा आपको। ओके, डेंसिटी, व्हाट अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। हम जनरली क्या सोचते हैं कि इसका साइज बढ़ रहा है, यस, साइज बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन वॉल्यूम में जो इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, अगर मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। तो जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि वॉल्यूम के कंपैरिजन में मास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होता है इसका। मतलब यहां पर ये 16 है तो डायरेक्ट ये 32 होता है, उसके बाद ये डायरेक्ट जो है जंप करता है किधर, 60 के आगे। तो यहां पर जो है मास में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। तो इसलिए मास में जो ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, इस वजह से यहां पर जो है डेंसिटी आगे चलकर बढ़ने वाला है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगा, और भूल गए तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि मेटल्स का डेंसिटी ज्यादा ही है। आगे बढ़ रहे हैं हम तो नॉन मेटल्स से मेटल्स की तरफ। ओके, ठीक है, चलिए। तो ये था अबाउट डेंसिटी, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। और क्या देखा था हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो गया यहाँ पर, और बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी इसमें देखा था क्या, हाइड्राइड्स में देखा था? हाँ, इसमें नहीं देखा ना, हाइड्राइड्स में देखा था ना हमने। तो इसके हाइड्राइड्स जब देखेंगे तब उसको कंपेयर करते हैं हम अभी, यहाँ पर उसका रिलेशन नहीं है। इसको फटाफट आप लिख दो, फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं। See here, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सभी के अपने को मिलते हैं 2, +2, -2। ये सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 एंड -2, +2 एंड -2। ओके, ऑक्सीजन एक्सेप्शन है, -1 भी देता है। ओके, एक्सेप्शन है कुछ मॉलिक्यूल के अंदर, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जब हम सभी का एक साथ, जब स्पेशल हम ऑक्सीजन को स्टडी करेंगे ना, तब आपको बताता हूं। बाकी सब +2, -2, -2 बहुत रेयरली देते हैं ये। ओके, +6 ये बाकी के एलिमेंट्स देंगे। ओके, और +4 भी देते हैं, +2, +4, +6। एक छोटा एग्जांपल लेकर बता देता हूं मैं आपको। हमने लिया ऑक्सीजन और उसको फ्लोरीन के साथ ज्वाइन किया, OF2। क्या लिया है? यस, OF2। इधर देखो, तो यहां पर ऑक्सीजन +2 है क्योंकि ये -1, -1, F की निगेटिविटी ज्यादा है, 4 है, और ये 3.5 है, बराबर है कि नहीं, लेगा ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए +2। लेकिन अगर अपन ने वाटर लिया तो ये -2 है क्योंकि ये +1 +1 होते हैं। याद है आपको? -1 कैसे, अगर आपने पेरोक्साइड लिया तो, पेरोक्साइड याद है ना आपको? यहां पर ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा क्योंकि हाइड्रोजन कौन है, +1। इधर वाला तो सेम एटम है तो ना लेगा ना देगा, समझा आपको? तो यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, और यहाँ पर +2 है। सल्फर का एक एग्जांपल लेकर ये एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। सल्फर मोनोऑक्साइड, -2, +2। सल्फर डाइऑक्साइड, -2, -2, मतलब ये रहेगा +4। सल्फर ट्राइऑक्साइड, -2, -2, -2, मतलब ये क्या है, +6। एक एक एग्जांपल लिया मैंने आपको समझाने के लिए। तो बाकी अदर एलिमेंट्स भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स देंगे, सब सल्फर से पोलोनियम तक, +2, +4, +6 एंड एज वेल एज -2। -2 कब देगा, अगर आप H2S गैस लेते हैं तो H2S गैस में +1, +1, तो ये क्या रहेगा, -2। निगेटिविटी के अकॉर्डिंगली आप उसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें से ऑलरेडी मैं कुछ चीजें आपको बता चुका हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ऑक्सीजन इज डायएटॉमिक, डायएटॉमिक इन नेचर। जनरली ऑक्सीजन क्या होता है, O2 के फॉर्म में होता है ना, तो ये डायएटॉमिक होता है, जो हमको इजीली एग्जिस्ट, मतलब जो होता है जो इजीली मिल सकता है। जबकि अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो या तो E4, E8 फॉर्म में अपने को मिलते हैं। E मतलब एलिमेंट, जैसे S4, S8 फेमस है सल्फर मॉलिक्यूल्स, S4, S8, ठीक है, ये स्टेट में रहेंगे। ओके, नेचर तो मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन ये गैस होता है, O2 गैस। आगे आप जाएंगे तो
यहाँ पर सल्फर से अपने को जो है सॉलिड नेचर, अच्छा सल्फर जो SO4 और SO8 है, जैसे आप यहां से आगे बढ़ेंगे लिक्विड से वो सॉलिड की तरफ बढ़ने वाला है, मतलब सेमी सॉलिड जैसा, मतलब सॉलिड ही रहता है लेकिन यहां पर ये गैसियस स्टेट में सिर्फ एक मिलेगा अपने को, और वो कौन है? ऑक्सीजन। आगे जाएंगे, ये मेटोलाइट्स है और ये कौन है? मेटल। तो डेफिनेटली इनका डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, हार्डनेस बढ़ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो हार्डनेस बढ़ते जाएगा। ओके, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखना भूल गए। जैसे अभी एटॉमिक नंबर आप लोगों ने देखा, इसका कितना था? ऑक्सीजन का 8 और सल्फर कितना था? 16, सेलेनियम 34 और ये कितना? 52 और पोलोनियम 84। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए नोबल गैस एलिमेंट हम सबके लिए अलग अलग लेना पड़ेगा अपने को, कि जो जिस सीरीज में आ रहा है उससे पहले वाला नोबल गैस हम लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा? यस, हेलियम। हेलियम कितना एटॉमिक नंबर? 2, मतलब 8 में से 2 चला गया है, ये बचा 6। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? यस, 2s2 2p3, सॉरी 4, टोटल चाहिए ना 6 अपने को। तो सभी का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगा। शेल नंबर चेंज हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये चेंज होते जाएगा। मतलब आगे वाले एलिमेंट को, सल्फर को अपने को देखना है तो कितना है? 16। 16 मतलब कितना हो जाएगा? यहां पर कौन लेना पड़ेगा? ऑर्गन, सॉरी नियॉन। नियॉन मतलब कितना? 10, इसमें से 10 चला गया, मतलब 3s2 3p4। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। देन सेलेनियम। सेलेनियम कितना है? 34। क्या लेंगे यहाँ पर? ऑर्गन कितना होता है? 18। 18, 34 में से 18 निकाला, कितना बचा? 16। 16 में से यहाँ पर 3d भी प्रेजेंट होगा, 3d 10। अब कितना बचा? 6। अब ये बनता है 4s2 4p4। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। सेलेनियम के बाद कौन है? टेल्यूरियम। टेल्यूरियम कितना है? 52। इसके लिए नोबल गैस एलिमेंट हेलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन ना, क्रिप्टॉन 36। 52 माइनस 36 कितना? अरे बोलिए ना, कितना आएगा? 16। 52 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 16। अगेन यहां पर कौन आएगा? 4d, कितना बचेगा? 6, मतलब 5s2 5p4। ओके, नेक्स्ट पोलोनियम कितना है? 84। जेनॉन, जेनॉन कितना है? 54। 84 माइनस 54 30। अब 30 में से अपने को निकालना है कौन कौन? 5d10 4f14, दो यहां पर ऐड करना है अपने को, क्योंकि लेंथेनाइट शुरू हो गया ना वहां से। ओके, तो ये 14 प्लस 10 कितना हो गया? 24। इधर कितना बचा था? हाँ, उसमें से निकाले 24, कितना बचा? 6, मतलब 6s2 6p4। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको इन शॉर्ट हम लिखते हैं ns2 np4, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 16 ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ऑक्सीजन अपना +2 बताएगा, -2 बताएगा और -1। एग्जाम्पल मैंने आपको लेकर बताया। +2 के लिए एग्जाम्पल कौन था? वाटर। देखा ना हमने, ये +1 +1, तो ये क्या बनेगा? -2। वैसे -2 के लिए हमने क्या देखा यहां पर? OF2, -1 तो ये कौन सा है? +2। ये -2 के लिए हो गया एग्जाम्पल, ये वाला, और ये +2 के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने परऑक्साइड का एग्जाम्पल देखा। तो परऑक्साइड में ये +1 है तो ये -1, ये भी -1, ये +1, टोटल बैलेंस हो जाता है ये। ठीक है, लेकिन आगे के हम एलिमेंट्स में देखेंगे सल्फर टू पोलोनियम। तो अपने को जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलते हैं वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं?
+2 +4 +6 -2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमको मिलते हैं। यूजुअली पोलोनियम के कंपाउंड्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि पोलोनियम होता है रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है, सॉरी, रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो इसका रेडियो एक्टिव नेचर है, इसके आपको कंपाउंड्स, नॉन कंपाउंड्स बहुत कम मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। पोलोनियम जो होता है ना, ये रेडियो एक्टिव है नेचर में, इसका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ क्या बोलते हैं हम उसको, टी हाफ, वो 18.6 डेज है। मतलब 18 से 19 दिन में वो सीधा हाफ हो जाता है, इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव है नेचर के अंदर। ओके, चलिए, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन इतने ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों नहीं दे रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं देता है, ठीक है, या उसने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो एक्सेप्शनल दिया उसने ऑक्सीजन सल्फर से के कंपैरिजन में कम दिया है ज्यादा होना चाहिए था। तो ये सारे रीजन है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, इसके वजह से। इसका एनॉमलस बिहेवियर क्यों है, उसका रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे ग्रुप में ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉइंट नंबर 2, स्मॉल साइज, जो नाइट्रोजन में देखा था ना हमने, सेम, और एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल इसमें क्या है, एब्सेंट है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए हायर स्टेट्स नहीं दे सकता ये। और एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का इजीली वेलकम भी नहीं कर सकता है, इसलिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलती है अपने को सल्फर की। समझा, ठीक है, ओके। सो ये एनॉमलस बिहेवियर था ऑक्सीजन का। हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। जो हाइड्राइड्स हमने पढ़ा था 15 ग्रुप एलिमेंट में, वैसे ही 16 ग्रुप एलिमेंट्स में हाइड्राइड्स बनते हैं। और इन हाइड्राइड्स का जो टाइप है वो होता है EH2 हाइड्राइड्स बनाते हैं। वहां पर क्या था, EH3, याद है क्या आपको, यहां EH2। तो जैसे OH2 यानी H2O, वैसे ही और कौन है, H2S, H2Se, H2Te, H2PO, ये सारे हाइड्राइड्स बनते हैं यहां पर, ठीक है। इन हाइड्राइड के बारे में अब थोड़ा सा अपन देखेंगे। पहला, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो सेम वही ऑर्डर रहेगा यहां पर जो ऑर्डर कहां पर था, 15 ग्रुप में। 15 ग्रुप में क्या था कि अमोनिया वेरी स्टेबल, और जैसे जैसे आगे जाते हैं हम स्टेबिलिटी लॉस बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी कम होती है तो डेफिनेटली वहां पर उसको लॉस करना उतना डिफिकल्ट रहेगा ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, बोलो बोलो, अरे बोलो ना, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, H2O, देन H2S, देन H2Se, चलता रहेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, और आगे हम बढ़ते हैं यहां पर रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग पावर, सेम ऑर्डर, H2O, H2S, H2Se, सबसे अच्छा कौन है फिर, H2PO, ठीक है। कट हो जा रहा है ये, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो समझ में आ गया ना आपको कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। अरे भाई, थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो हाइड्रोजन इजीली ब्रेक होगा, हाइड्रोजन तो सामने वाले को इजीली देगा, मतलब उसका रिडक्शन करेगा ना, तो अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ना इसमें, बोलो ना, ठीक है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या रहेगा आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बोलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, क्या अदब से बोल रहे हैं आप, इंक्रीज होता ना, हाँ सेम वहां पर भी वही था ना,
मैंने कहा ना आपको जनरल ट्रेंड्स तकरीबन सेम है, कुछ जगह एक्सेप्शंस आएंगे, वो याद रखना है बस, ठीक है। तो इंक्रीज होगा H2O से ज्यादा, H2S से ज्यादा H2SE आगे बढ़ता रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम है, वंडरवॉल इंटरेक्शन भी ज्यादा है, और आगे हम जाते हैं तो आयोनिक नेचर भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो नॉन मेटल से बन रहे हैं, मेटेलॉइड, और मेटेलॉइड से मेटल, समझा आपको। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ओके। सो दिस इज अबाउट हाइड्राइड्स। नाउ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट। तो जो 16 ग्रुप एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स है वो बनाते हैं EO2 एंड EO3 टाइप ऑक्साइड्स, EO2 एंड EO3। ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, -2 इंटू 2 -4, मतलब इस पर कितना आना चाहिए, +4, राइट, बोलो ना। हाँ, इधर -2 इंटू 3 -6, तो इस पर कितना आना चाहिए, +6, समझा आपको, ओके। लेकिन यहां पर E का मतलब रहेगा सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, नॉट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अपना +2 से ज्यादा देता ही नहीं, उसके पास d ऑर्बिटल है नहीं, तो इसमें ऑक्सीजन वाले भी उसके नहीं है। जैसे वहां तो भी नाइट्रोजन में एक्सेप्शन थे कि ऑक्साइड्स बनते हैं हाइयर स्टेट में, याद है आपको, लेकिन इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, नाइट्रोजन से कंपेयर करेंगे आप तो लेफ्ट टू राइट स्मॉल साइज होते जाता है, और निगेटिविटी बढ़ती है। तो ये नाइट्रोजन से ज्यादा निगेटिव है और साइज स्मॉल है, तो ये वो एक्सेप्शंस भी नहीं देता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपना ऑक्सीजन नहीं देगा, ठीक है। ऑक्सीजन के जो नॉन ऑक्साइड्स अपने को मिलते हैं, बस एक फेमस ऑक्साइड है वो है O3, पता है ना आपको, ऑक्सीजन अपने ही ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो उसी का ऑक्साइड कहलाएगा ना, तो O3 होता है। बाकी सबके बहुत सारे ऑक्साइड्स हमको नेचर के अंदर मिलते हैं, जैसे SeO2 मिलता है, SeO3 मिलता है, TeO2 मिलता है, TeO3 मिलता है। तो सेलेनियम के, टेल्यूरियम के और जितने भी है ना आगे पोलोनियम के ऑक्साइड्स हमको इजीली मिल सकते हैं। तो ये +4 और +6 स्टेट में ऑक्साइड्स बनाएंगे, ओके। इसका यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर दिया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, जैसे ऊपर वाले हाइड्राइड्स का दिया हुआ है रिड्यूसिंग, इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दिया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो जैसे लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो कहां गया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, मैंने उल्टा लिखा है यहां पर, तो आप लोगों ने बोला नहीं किसी ने, अरे बोलने का ना। यहां पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हुआ था, इंक्रीज, और स्टेबिलिटी क्या थी, अपोजिट थी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्यों होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज, आसानी से हाइड्रोजन देता है ना, एटॉमिक साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो आसानी से हाइड्रोजन लॉस कर देगा, मतलब सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन। तो वैसे ऑक्सीडाइजिंग में भी यहां पर सेम होता है। इनके अगर ऑक्साइड्स अगर आप लेंगे तो सेलेनियम ऑक्साइड से ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग कौन है, टेल्यूरियम ऑक्साइड, इससे ज्यादा कौन रहेगा, पोलोनियम। कौन छूट गया यहां पर, सल्फर छूट गया ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आगे बढ़ते जाएगा, POO2। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता है, और बढ़ना भी चाहिए ना, क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर अगर आपने लिया तो क्या होगा, डिक्रीज। मतलब इसी का अगर आपने लिखना रहा रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या रहेगा, SO2 का ज्यादा, यहां पर उल्टा, इनके ऑक्साइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, उल्टा होता है, ये याद रखो। ये बात समझी, अरे ये बात समझी क्या, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑक्सीजन से पोलोनियम तक बढ़ता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑक्सीजन से पोलोनियम तक बढ़ता है, सेम ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर सल्फर से लेकर पोलोनियम तक बढ़ेगा, अरे देख रहे हैं यहां पर। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, उल्टा, जब ये ऑक्साइड्स है और ये हाइड्राइड्स है, दोनों में फर्क है ना, दोनों अपोजिट है,
समझा आपको? तो ऑक्साइड्स का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? कम। और H2O तो बिल्कुल भी, सॉरी कौन, O2 तो रिड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सबसे अच्छा। समझ? ठीक है। लेकिन यहां पर इनको कंपेयर किया तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रहेगा? पोलोनियम ऑक्साइड। समझा? मतलब पोलोनियम ऑक्साइड इज अ बैड रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा बोल सकते? समझा? नो प्रॉब्लम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हैलाइड्स, एक पॉइंट रह गया था, इधर लेते हैं उसको। अतिक्रमण थोड़ा सा, ठीक है स्टॉप कर दो।